अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने नावल शिद्दत इश्क की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्शन करीब है सर, अपने हर कदम फूंक के रखें। सुनने में आ रहा है अहमद शाह अपनी एम की सीट पर अपनी जगह अपने बेटे को ले रहा है। एमजे वो चूसा है अभी, वो तस्खीर अंदाज में बोला था। एक दो बार वजदान को किसी सियासी जिलसे में देख चुका था। आपकी सोच है वो चूसा है। एमजे ने इसे डराया था। तो मेरा काम कर रहे हो। इस लड़की का कुछ पता चला? इस शहर में हजारों लड़कियों की आंखें गिरे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठरकी बुड्ढे दिल में से लकब से नवाजा था, और बेहतर होगा सीट पर ध्यान दे, वरना ना तो लड़की हाथ आएगी ना पिछली बार की तरह कुर्सी वाजिया मजाक उड़ा रहा था। इस बार इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा, जो भी हो, और वो लड़की भी हाथ आएगी, चाहे वो जहाँ भी छुपी हो। एमजे ने इंतहाई अफसोस से देखा। जिसकी अपनी बेटी इसकी उम्र की होगी, फिर भी वो 4 साल की अरसे पहले की देखी हुई बच्ची को हवस में मुब्तला था। इस बंदे को हर बेहुदा एक्टिविटी की खबर मुझे देनी है, तुम समझे? वो इसकी रूम से निकलते बैठ खड़े शख्स को हिदायत दे रहा था। ये कोई कॉफ़ी शॉप था जहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। तुम कानून को हाथ में नहीं लोगे। एक तो उस ठरकी बुड्ढे ने दिमाग खाया। वो रिलैक्स अंदाज में बैठा था और मलिक भी शदीद गुस्सा था। अच्छा, कानून हाथ में भी आता है? वो उसे चौंक करते बोला था। क्या कहूँ अब मैं तुम्हें? वो गुस्सा हुआ। ठरकी बुड्ढे पर नजर रखो एमजे। ब्राउन आंखें मुस्कुराई थी। ये मजाक नहीं है कोई, तुम्हें पता भी है वो कितना हलीम इंसान है। तुम्हारी सोच है वो पता नहीं किसी लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसके अलावा पता नहीं सियासत की आड़ में वो क्या कुछ गलत कर चुका है। वो गुस्से से बोल रहा था। तुम जिस शख्स के पीछे पड़े हो, क्या तुम्हें यकीन है वो उस लड़की के साथ कुछ गलत कर चुका है? एमजे तस्दीक चाहता था। ये रेपिस्ट, क्या सजा हो सकती है? नौकरियों पर मेरी नज़र में तो मौत है। इस जैसी गंदी जीनत के लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता, जो मुहाशरे में सिर्फ गंद फैलाते हैं। इस्लाम में 100 कोड़े की सज़ा है, चाहे वो इंसान कोड़े खाते तड़प कर ही क्यों ना मर जाए। इस लड़की के वालिदैन से मिला हूँ मैं। वो दूसरी बेटी की भी धमकी दे चुका है। वो काफ़ी गरम खून परते खोलते गुस्से पर काबू पाते बोला था। तुम्हें पता भी है वो मुल्क का भाई है? एमजे ने सामने बैठे शख्स को रिश्ता बताया था और शायद डराया भी था। ओह, फिर तो और मजा आएगा। वो ऐसे एक्साइटेड हुआ था जैसे कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता मिला हो। तारीखी वाला कमरा था या गोदाम, वो शख्स अंदाजा नहीं कर सका। ठठरा रहा था अंदर की सर्द मौसम से, जैसे से सर्द खाने में बांधे हुए हड्डियां सुन हो रही थी। खून की गर्दे जैसी रुकी हुई, और यूं लग रहा था कि रगों में जम चुका है खून। छोड़ो मुझे, हाउ द हेल आर यू? वो चीखा था, खुद को मजबूत रस्सियों की गिरफ्तार से आजाद कराने को। कदमों की चाप एक से एक उम्मीद नजर आई। तुम कौन हो? मुकाबले पे नजर पड़ते वो थाड़ा, जिसकी ब्राउन आंखें सिर्फ नजर आ रही थी, बाकी चेहरा कवर था। चुप, अब एक लफ्ज नहीं। वो तेज धार वाली छुरी इसके होंठों पे रखते बोला। जहर लग रही थी इसकी आवाज। प्लीज, मेरी क्या गलती है? मेरे भाई छोड़ेगा नहीं तुम्हें। डराने के बाद हौसले से अपने भाई का हवाला दिया था। वो भी ऐसी ही चीखी थी ना? तूने छोड़ा था? इसे गर्दन पे हल्का सा कट लगाए। खून की बूंदें तेजी से जारी हुई थी। वो कड़ाया। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम जालिम इंसान, जो पिछले माह तेरे फार्म हाउस पर तेरी हवस का निशाना बनी थी, जिसके साथ दरिंदगी करके तूने बेरहमी से मार दिया, और इसके माँ बाप को धमकी दी कि इनकी एक और बेटी भी है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं कुत्ते, वो फंखाड़ते बोला था। तो तुम क्या लगते हो इसके? इसके खौफ के बावजूद, इसके वजूद में शरीयत कर रहा था। इसका तो पता नहीं, पर तेरा कातिल बन जाऊंगा कुछ टाइम बाद। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगूंगा इनसे। क्या वो जिंदा हो जाएगी? क्या इसकी इज्जत वापस आ जाएगी? वो कैसे? वो तो मर चुकी है ना? वो खौफ से बोला। तो फिर तुम माफ़ी किस उम्मीद से मांगोगे? वो छुरी आंख के किनारे पे ले गया। इन आंखों से तूने इसे देखा था ना? बोलती वो छुरी पूरी तरह से आंख में मार चुका था। खून तेजी से बह रहा था। ओ जैल कमीने, वो दर्द से चीखा। इन हाथों से छुआ था ना? वो चीखों की परवाह किए बगैर इसकी हाथों की रगें काट चुका था, जैसे बड़ा एक्सपर्ट हो। खून फर्श पे फैला था और वो तकलीफ से चीख रहा था। शीश घुटनों के बल उठते इसके होंठों पे छुरी रखी थी। तुझे इसकी चीखों से नफरत हो रही थी ना? वैसी फीलिंग मेरी है इस वक्त। तो क्या ख्याल है? फिर आंखें चमकी थी, और बगैर मौका दिए एक ही वार से इसका गला काट चुका था, और वो एक झटके में फना हो चुका था। गर्दन लड़खड़ा कर एक साइड पर हो गई थी। हिट मी बिकॉज आई एम डेंजरस। जेरे लब दोहराते वो बह निकला। लाश मलिक साहब के घर भिजवा देना, और ये गिफ्ट भी। खून से भरा चाकू बैर खड़े शख्स की तरफ उछाला था। अपनी ब्लैक
BMW کی طرح بڑا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا، جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پہ تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوفزدہ تھی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر۔ اچھا ادھر دیکھیں۔ ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا۔ تم ضدی ہو اور میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو۔ وہ غصے ہوئی۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں۔ وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا۔ وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ اب وہ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے۔ وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان، لمس کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھی۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھی۔ فخر سے جواب دیا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اس سے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا۔ وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اس لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا خواہ مخواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تو میرے اکلوتے بیٹے میری جان ہو۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمس کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا؟ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ کیا؟ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر جب شیزہ لمس کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمس کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمس اکیلی تھی گھر پر، وہاں کوئی اور تھا وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان، تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ وجدان ان کے انکشاف سے حیران ہوا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا۔ وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ ان کی روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرح بڑا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا وہ بیڈ پہ بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی، اس لیے شاید وہ اسے محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوارا گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں یہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتہ چلا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جگھر چکی تھی اسے اپنے سائر میں، اور جب سے اس کی نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پہ فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو ویسی ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں سٹالر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پہ بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیلی پینٹ سے مزید تراشا ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا کہ جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اچانک حیران ہو کر اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کا بھائی لمس کی جان پر بنی تھی، وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسی کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو نہیں میں پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان۔ وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں اپنی دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی، اچھی بھلی سے صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ لمس کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پہ بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پہ بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شاید غصہ آیا مووی سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عزا نے دی تھی۔ میں وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرامس آئندہ نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کے خوف سے فوری روتے بولی تھی۔
वरदान लम्बे में नॉर्मल हुआ था। इसकी आंखों दो आंसू देखकर जो कुछ ही सेकंड में चेहरा शर्मिंदगी और आंसू से सुर्ख कर चुकी थी। इधर देखो, इसका चेहरा अपने सामने किया जो शर्मिंदा सी थी। मेरी जान, ये तुम आइंदा नहीं देखोगी, सिर्फ पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, वरना रुखसती का तो मैं सोच रहा हूँ। क्या ख्याल है फिर? कान्हा ले उसके गालों पे फैले आंसू साफ करते बोल रहा था। लमस को लगा वो डरा रहा है। जब आप करते हो वो गुस्से से बोली। रुखसती की बात पे शदीद गुस्सा आया था, लेकिन बोलती से अंदाजा कि वो क्या गलत बोल चुकी है, पर अब तो बोल चुकी थी। हाँ, आज मुंह खोलने की बारी वजदान की थी। इसकी बेबाकी पे हल्का न वो ये नेक फरीजा एक बार भी अंजाम नहीं दे पाया था, फिर भी वो इल्ज़ाम लगा रही थी। इसको देखा जवाबा शर्मिंदगी से होंठ चबा रही थी। वजदान को इसकी हालत ने मज़ा दिया था। तो क्या ख्याल है फिर हम ये सीन परफॉर्म करें? वजदान करीब क्या था वो सिर्फ इसकी बात पे। सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने नहीं देखा। आंखें बंद कर ली थी, फिर आप आ गए थे। नजरें झुकाए वो फौरी हार मानते इतराफ़ कर चुकी थी। वजदान डरा देता था, वो कभी समझ नहीं पाई थी वो इसे। मैं यहाँ अपनी बेस्ट विशेस लेने आया था। माहौल को हल्का फुल्का करते वायदा ने बात बदली। क्यों? लबद ने अब हया से नजरें नहीं उठाई जा रही थी। अच्छा इधर तो देखो। अब इसका झुका चेहरा सामने किया था। सियासत में कदम रख रहे शोर, गुड विशेस दो। वो मुस्कुराते लबों से ग्रे आंखों में झांकते बोला था। आप जाए, मुझे अब मुझे सोना है। वो कंफ्यूज थी। वो क्या देती विशेष? तुम्हारी सब हरकतें मुझे हर पहर फिफ्थ है। एक एक चीज़ का बदला लेना है तुमसे, याद रखना। लम्हा वजदान शाह, इसे गुस्सा आया था इसके इग्नोर करने से। मतलब अब इसे नींद याद आई थी। वजदान एक नज़र डालते बह निकला था। उफ लम्हा, पागल हो तुम, कुछ भी बोल दिया। मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? वो उसके जाती बेड पे लेटते इसकी सारी मैनी खेज बातें सोचती हया से सुख पड़ी थी। वो ग्रे शलवार कमीज के बाजू फोल्ड किए, दाएं हाथ की मजबूत कलाई पर महंगे डाई वाली वॉच और ब्लैक वेस्ट कोट पहने वजी लग रहा था। माशाल्लाह मेरा शहजादा। सदफ ने नजर उतारी। वो मुस्कराया। ओ मेरे शेर, वाकई आज ऐसी पार्टी से बिलोंग करते लग रहा है। अहमद शाह ने इसका जायजा लेता तबसरा किया। थैंक यू डैड। इनकी तारीफ पर मुस्कराया। शाह, मेरे बेटे को एक भी खराश है तो आप याद रखिएगा फिर। सदफ ने वाजिया धमकी दी थी। इनका दिल अभी भी मुतमिन नहीं था। आपका हुक्म सर आंखों पे। वो मुस्कुराते बोले थे। दो गार्ड की गाड़ियों के दरमियान अहमद शाह और वजदान की गाड़ी थी। वो दोनों बैक सीट पे बैठे थे, काले शीशे गाड़ी पे चढ़े थे। वजदान, आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और सुनो बेटा, मेरी ज़िंदगी का क्या पता, मैं चाहता हूँ अब तुम अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा। वो इसे रास्ते में समझा रहे थे। डैड आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इनका हाथ दबाते ज़रा गुस्से से बोला। गाड़ी से उतरते काफ़ी मीडिया थी वहाँ जो इन दोनों की धड़ाधड़ फोटोज और इंटरव्यू ले रहे थे। क्या आपका बेटा ही नेक्स्ट आपकी सीट संभालेगा सर? न्यूज़ एंकर ने माइक अहमद शाह के आगे किया था। ऑफकोर्स। वो मुस्कुराए और वजदान के कंधे पे हाथ फैलाया था। सर आपका एम्बिनेशन क्या है? अभी तक तो कुछ खास नहीं। वो मुस्कुराया फजूल के सवाल पर जिसने लाइफ में कभी कोई एम सेट ही नहीं किया था। इसके दिमाग में क्या चलता था कोई नहीं जान सकता था। आपकी कोई मंजिल नहीं है स्ट्रेंजर। मिस्टर वजदान शाह, वो तनकीर से बोली। मंजिल पाने के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। वो घर तक खुद ब खुद चल कर तो आने से रहे। जब मैं इस कील में आऊँगा तो मंजिल भी बना लूँगा। मिस्टर की लहजे में जवाब दिया। वेल देखते हैं, सारे सरदार एक ही जैसे हैं। इंटरव्यू लेते वो साइड पर हुई। वो काफ़ी मुंह फट थी। शायद तुम वही हो ना, सिग्नल तोड़कर 100 रुपए की रिश्वत देने वाले? वो तुरंत साइड पे फ़ोन में बिजी था जब वो थोड़ी देर पहले इसका इंटरव्यू लेने वाली जानी पहचानी आवाज़ से पलटा। तुम कौन? वो जाने कर अनजान बनना था। हल्काना एक बार देखा बंदा कभी भी इसके ज़हन से नहीं निकला था। गेट रेडी मिस्टर वजदान शाह, सियासत में कदम रखती तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते जीना हराम न किया तो कहना। वो धमकाते बोली। ओह मैं तो डर गया। शौक से मिस उस पर एक निगाह डालते हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जैसे इसका मजाक उड़ाया। मरियम ने गुस्से से इसे देखा। किसी ने क्या ये की? किसकी इतनी जुर्रत? वो लाल अंगार आंखों से चीखा था। आखिर को भाई था जिसकी लाश चंद घंटों पहले मिनो मिट्टी के नीचे दफनाने आए थे। मलिक साहब, हमें नहीं पता। मुलाजमा यूं खड़े थे जैसे सांप सूंघ गया हो। कहाँ है एमजे? वो थाड़ा। पता नहीं मलिक साहब, फोन नहीं लग रहा। मलिक का खास बंदा बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मलिक साहब, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? एमजे जो अभी आया था हैरानगी से गोया हुआ। तुम कहाँ थे? मेरे भाई कत्ल हो गया और जिस कमीने हरामी ने ये काम किया साथ ये चाकू भी पेश किया है। इसकी इतनी जुर्रत? मलिक का खून खो रहा था। ओ बहुत बुरा हुआ। अफसोस मुझे मलिक साहब। वो अफसोस करते बोला। तुम्हारे अफसोस का अचार नहीं डालना। ढूंढो इसको जो हमारे खानदान तक
पहुंचा है वो फिर से चीखा।